अस्सलाम वालेकुम गाइस। हम लोग इस वक्त लाइव हैं। ये बस का स्टूडियो है, लाहौर स्टूडियो है। जनाब मियां इमरान साहब हमारे गेस्ट स्टूडियो में तशरीफ़ ला चुके हैं और बस हम ऑन एयर जाने लगे। सो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। वहाँ पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो बगैर टाइम को वेस्ट किए हम ऑन एयर चलते हैं। सो इजाज़त है। बिस्मिल्लाह। आपने नहीं यूज़ किया ना? अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। सभी सुनने वालों को खुश आमदीद। ये है बज़ एफएम लाहौर स्टूडियो से बराह रास्त में हूँ मुज़म्मिल। प्रोग्राम का नाम है द मीम शो। द मीम शो में आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। 10:06 इस वक्त पाकिस्तान का मयारी वक्त, और गैर मयारी वक्त वो होगा जो आप लोगों ने आगे पीछे किया होगा। एनीवेज, इसी तरह की कुछ गपशप करने के लिए आज हम अकेले बिल्कुल मौजूद नहीं रहेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे मियां इमरान साहब। जैसा कि अगर आप लोगों ने पोस्टर देखा हो तो यकीनन आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज का मेन जो टॉपिक है वो भी आपको पता चल चुका होगा। सेकेंडली, आपको ये भी पता चल चुका होगा कि आज हमारे साथ स्टूडियो में मियां इमरान साहब मौजूद रहने वाले हैं। बगैर ताक़ीद किए मैं पहले उनसे जो उनका इंट्रोडक्शन आपको दे दूँ। एनालिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। सबसे बड़ी इनकी जो अचीवमेंट है, ब्लॉगर भी हैं, फिर कॉलमिस्ट भी हैं, और बड़े अखबारों में और बड़े टेलीविजन्स पर आप लोगों ने इनको यकीनन देखा भी होगा। और अगर आप चाहें तो अभी हमारा जो फेसबुक का पेज है वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। हम वहाँ पर भी बराह रास्त आप लोगों के साथ मौजूद हैं। अच्छा, सीन ये है कि मियां इमरान साहब, पहले तो अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। आपको बहुत शुक्रिया कि आपने हमें जो है वो अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला, हमें टाइम दिया। सो आप यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, शुक्रिया पहले आपका मुज़म्मिल साहब कि आपने दावत दी है, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज का प्रोग्राम भी जो हमारा मकसद है उसके मुताबिक होगा। इंशाल्लाह अपने डिशेज़ को डिस्कस करेंगे। बाकी जहाँ तक मेरे इंट्रोडक्शन की बात है, मेरे ख्याल से आप यहाँ तक करवा चुके हैं, तो लेट्स चलो। जी जी। तो मैं बेसिकली जो है अभी आपको प्रॉपर इंट्रोडक्शन देने ही चाह रहा हूँ, क्योंकि एक सबसे बड़ी जो अचीवमेंट मैं अपने तमाम सुनने वालों को बताना चाहूँगा कि इमरान साहब, मैं तो इनको इमरान भाई कहता हूँ, ठीक है। हमारे जो है सीनियर भी हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों में गाइडलाइन भी देते रहते हैं, और उसके अलावा मेरा इनके साथ पर्सनल भी भाइयों वाला ताल्लुक है। तो बहुत शुक्रिया इमरान भाई। अच्छा, मैं उनको इमरान भाई ही कहना जनाब चाहूँगा, जनाब। ठीक है। अच्छा, इमरान भाई, सबसे पहले मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा कि इमरान भाई ने एक जो बड़ी अचीवमेंट है वो ये है कि हज के बारे में हम तमाम जो मुस्लिम लोग हैं, हम चाहते हैं, मुस्लिम उम्मा, हम चाहते हैं कि हमें ज़िंदगी में कम से कम एक मरतबा हज का मौका अल्लाह ताला ज़रूर दें। बट कई दफ़ा कुछ अभी जो मौजूदा पाकिस्तान में जो सूरत हाल है उसमें हमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो है वो आगे आती है, जो रोती है, वो जो मुतवस्सित तबका है उनके लिए, कि वो किस तरह से वो फ़ंड्स अरेंज करें कि उनको जो है हज पे जाने के लिए जो है वो फ़ंड्स काफ़ी हैं। उस पर आपने एक बहुत बड़ा एक माइलस्टोन जो है वो आपने सजेस्ट किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसे एक्सेप्ट किया कि हज के जो अखराजात हैं उनमें किस तरह से कमी लाई जाए। आप बेसिकली जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, बाय स्टडी आपने जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ी हुई है, तो इस वजह से शायद आपने जो है उसका सही इस्तेमाल किया। मैं तो इस बात पे आपका और ज़्यादा फ़ैन हो गया इमरान भाई। सो इन्होंने बेसिकली सजेस्ट किया कि किस तरह से जो अखराजात, जो हज के अखराजात हैं वो गरीब की पहुँच में लाए जा सके। सो मेरे जैसे गरीब आपको शुक्रिया भी कहना चाहेंगे कि नाउ एटलीस्ट वी कैन ईज़िली मैनेज कि हम लोग जो है वो हज जो है उसके बारे में सोच सकें और उसको प्लान कर सकें। जी बिल्कुल। और सर, मुझे बात ये है कि पाकिस्तान में बेसिकली जो हज है, आपको पता है कि इसमें बड़ी लोग मोहब्बत से और बहुत ज़्यादा शौक़ के साथ शामिल होते हैं। एक तो फ़र्ज़ है, बेशक। फ़र्ज़ तो एक तरफ रह जाता है, लेकिन लोगों की जो मोहब्बत है
وہ بہت زیادہ لوگ شوق رکھتے ہیں, جانا چاہتے ہیں. ہمارے یہاں لوگ آپ کو پتہ ہے کہ 20-25 سال پیسے اکٹھے کرتے ہیں حج کے لیے. اب دیکھیے بلکہ ایسا ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ جوانی میں لوگ پیسے اکٹھے کرنا شروع کرتے ہیں اور بڑھاپے میں جا کے بچوں کی شادیاں کرنے کے بعد حج کرنے چلے جاتے ہیں. اس روٹین ہمارے پاکستان کی روٹین ہے. اور جب حج مہنگا ہوا لاسٹ ایئر تو چونکہ میں زیادہ سولوشن بیس لکھتا ہوں تو میں نے سوچا کہ اب پاکستان میں حج کو سستا کیسے کیا جا سکتا ہے, کیونکہ دیر از اے سولوشن آلویز اویلیبل. ہمارا پرابلم یہ کہ ہم تنقید کرتے ہیں, سولوشنس نہیں دیتے. تو میں نے پھر اس پہ ایک ریسرچ کی کہ پاکستان میں اس مسئلے کا کیا حال ہے. جب میں نے علماء دین سے بات کی, یہ گفتگو ہوئی, اور پہلے پہلے تو میں نے اس معاملے کو سمجھا کہ حج والا معاملہ فائنینس کیسے ہو سکتا ہے, کس رقم سے ہو سکتا ہے, کس کو ضرورت ہے, کون کر سکتا ہے. اس کے بعد جب میں نے سارے معاملے کو سمجھ لیا تو پھر میرے سامنے ایک ماڈل آیا ملیشیا کا ماڈل, کہ ملیشیا میں حج کیسے ہوتا ہے. ملیشیا میں ایک سسٹم کام کرتا ہے جس کو تابوع حاجی پروگرام کہتے ہیں. وہ سرکاری نظام ہے. اس میں یہ ہے کہ جو شخص حج کرنا چاہتا ہے وہ تابوع حاجی کی برانچ میں جا کر اپنا اکاؤنٹ اوپن کرواتا ہے. اس میں اپنے استطاعت کے مطابق پیسے جمع کروا دیتا ہے. گورنمنٹ نے ایک اسلامی شرعی بورڈ بنایا ہوا ہے جس میں ٹیکنوکریٹس ہیں, بیوروکریٹس ہیں, فائنینس کے لوگ ہیں, مفتیان حضرات ہیں, علماء دین ہیں, اسلامی سرمایہ کاری کے ایکسپرٹ موجود ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ ان پیسوں کو حلال پروجیکٹس میں انویسٹ کرتے ہیں ملیشیا کے اندر اور پوری دنیا میں. اور جب وہاں سے ان کو ریٹرنس آتے ہیں, ان ریٹرنس کو ان لوگوں کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے, اور جیسے ہی ان کے اکاؤنٹ میں جو رقم ہے حج کے ایکسپینسز کے برابر ہو جاتی ہے تو ان کو حج کے لیے بھیج دیا جاتا ہے. یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے غیر محسوس طریقے سے آپ کے مثال کے طور پر پاکستان میں حج 5 لاکھ روپے کا ہے, 4,86,000 روپیہ جو لاسٹ گورنمنٹ کی فگر تھی. آپ کے پاس صرف 2 لاکھ روپیہ پڑا ہوا ہے. آپ نے گورنمنٹ کے پاس جانا, ہم سے کہنا جی 2 لاکھ پکڑیں اور میں نے حج کرنا چاہتا ہوں, تو گورنمنٹ آپ سے کہے گی ٹھیک ہے آپ اس کو ہمیں دے دیں. تقریباً 4 سے 5 سال میں آپ کی باری آ جائے گی اور آپ 4-5 سال بعد حج کے قابل ہو جائیں گے. جیسے ہی آپ حج کے قابل ہو جائیں گے آپ کے ایکسپینسز حج کے برابر ہو جائیں گے, گورنمنٹ آپ کو حج کے لیے بھیج دے گی اور آپ کی کانسینٹ کے ساتھ آپ کا اکاؤنٹ بند کر دے گی. یہ ہے بیسیکلی تابوع حاجی پروگرام جو کہ ملیشیا میں کام کر رہا ہے. 1963 میں شروع ہوا تھا. ایک اکانومسٹ تھے ملیشیا کے, انہوں نے اس کی تجویز کی تھی کیونکہ وہاں پر بھی لوگوں کا یہ پرابلم تھا, لوگ حلال سرمایہ کاری سے حج کرنا چاہتے ہیں. تو 1963 میں جب وہاں پہ شروع ہوا تو آپ یہ جان کے حیرت, میں تو بہت حیران, میری حیرت والی بات تھی, آپ بھی یقیناً جو سن رہے ہیں لوگ وہ بھی حیران ہوں گے کہ صرف 1200 لوگوں نے اس میں انٹرسٹ شو کیا اور کوئی 47-48 ہزار رنگٹ اکٹھے ہوئے. اور آج اگر آپ دیکھیں تو اس میں 90 لاکھ سے زیادہ اکاؤنٹس اوپن ہو چکے ہیں اور 72 بلین رنگٹ سے زیادہ فنڈز اس وقت اس اکاؤنٹ میں موجود ہیں. یہ رقم اس رقم کے علاوہ ہے جن لوگوں نے حج کر لیا ہوا ہے. یہ وہ رقم موجود ہے جو لوگ حج کرنا چاہتے ہیں. صحیح. یعنی ریگولر بیسس پہ جو ہے وہ یہ ریگولر بیسس پہ, اور اس کا ایک تو مذہبی پہلو ہے کہ لوگوں کی استطاعت میں حج آ گیا. مثال کے طور پر وہاں پہ یوں ہوتا ہے, اس وقت روٹین یہ بن چکی ہے, بچہ پیدا ہوا, ماں باپ اس کے نام کا تابوع حاجی میں اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں. ٹھیک, جیسے ہی بچہ شادی کرتا ہے, شادی کے فوراً بعد ان کو حج کے لیے بھیج دیا جاتا ہے. تو 15-17-20 سال کی عمر میں جتنے پیسے ان کے اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس کی بیس پہ جا کے حج کراتے ہیں, اور غیر محسوس طریقے سے ان کو معلوم بھی نہیں پڑتا, احساس بھی نہیں ہوتا, اور وہ اپنا ایک فریضہ جو کہ اسلام میں ایک فرض ہے وہ ادا کر دیتے ہیں. اچھا, یہ ایسے ہی ہو گیا مطلب ہمارا پورا پاکستان جو ہے کمیٹی تو ڈالتا ہی ہے. ٹھیک ہے, تو اٹس کائنڈ آف حج کمیٹی یو کین سے, ہم اسے کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور رسپانسبلٹی گورنمنٹ کی آ جاتی ہے اس میں, اور جب پھر آف کورس گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی آ جاتی ہے تو پھر گورنمنٹ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے مینیج کر سکتی ہے. اینڈ دین آن ٹاپ اس کا ایک اور فائدہ جو گورنمنٹ کو, جو ابھی تک مجھے چیز سمجھ میں آئی ہے, یہ تو آپ نے کافی واسٹ اس میں جو ہے ایک بڑا اچھا ایک سجیشن دیا, اور اب باقی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اسی لیے گورنمنٹ نے جو ہے اس کو فوری طور پہ پک بھی ہوئے ماشاء اللہ. اور دوسرا اس کا یہ ہوگا کہ وہ جو پیسے جمع ہوں گے ان کو گورنمنٹ جو ہے وہ کہیں اور اچھی جگہ پہ انویسٹ کر کے لائک ان کو بھی ڈبل کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو نہ جو ہے وہ وزن گورنمنٹ میں پڑ رہا ہے
और ना ही जो है अवाम पे इतना वजन पड़ रहा है, और एक अच्छा फरीजा भी। अच्छा मतलब बेसिकली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही था। असल में हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम जो गवर्नमेंट है हमारी, वो हमेशा एक ही चीज़ कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं, सही वी डोंट हैव मनी। सही तो ये बेसिकली हमारा एक नारा बन चुका है कि वी डोंट हैव मनी, जनाब पिछले आए ख़राब करके, हमारे पास कोई पैसे नहीं। सही अच्छा जब ये मेरे सामने ये चीज़ आई तो मैंने कहा यार कोई ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए कि गवर्नमेंट के ऊपर कोई बोझ ना पड़े। बिल्कुल सही। अच्छा जब मैंने इस मॉडल को स्टडी किया, आप हैरान, अल्लाह ताला की देखें क्या निज़ाम मौजूद है कि 1963 से दुनिया में ये चल रहा है और हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते थे लेकिन नहीं किया। आप ये देखें कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का क्या एक्सपेंस आएगा। आपको मैं काउंट करवाता हूँ एक्सपेंस, आप देखिए। वजारत वजह भी माजर चाहूँगा इसको हम एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है मेरे पास, जी कमर्शियल ब्रेक ले जरूर। लेते हैं। और लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, हैदराबाद, साहिवाल, सरगोदा, जहाँ जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है, सभी सुनने वालों का बहुत शुक्रिया। ट्यून करने के लिए एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेंगे और उसके बाद लौट कर आएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में ये इमरान साहब, और इनसे हम बात करें कि किस तरह से हम जो है वो सस्ता हज जो है उसको अवाम जो है पाकिस्तान की यूटिलाइज कर सकते हैं और किस तरह से उससे फायदा ले सकते हैं। ओए हमारे लाइव के आगे आ गए हो तुम, है चल कोई बात नहीं। अच्छा यार कोई कुछ इनको सुनते जी, हो जी, डिस्कस सर। इसके कुछ थोड़ा बहुत यार, ये तो इमरान भाई ये तो बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ है, फिर इसका तो बड़ा फ़ायदा है। सर इसका सबसे बड़ा फायदा इकोनॉमी को है। हाँ इकोनॉमी को बड़ा सर इकोनॉमी आपकी बूस्ट होने जा रही है। हाँ। आपको पता है मैं भी ऑनर बताऊंगा लोगों को कि हर दूसरा मलेशियन इसमें शामिल है और इस वक्त ये मलेशिया की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। दिस प्रोजेक्ट आपके बिलियंस ऑफ डॉलर्स इसमें इन्वेस्ट हो रहे हैं। सही और आपको देखिएगा कि जो पाकिस्तानी इकोनॉमी है, जी देखिए जो पैसा आपने जैसे अभी बात की कमेटी की, जी। वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। दिस इज कमेटी, और ये जो कमेटी है ये घरों में डलती थी, ठीक। अब ये बैंकों में डलेगी। एग्जैक्टली सर ये बैंकों में डलेगी, इसका मतलब पैसा जो है घरों से निकल कर बैंक्स में आएगा, बैंक्स में आएगा इसका मतलब इकोनॉमी में आएगा, सही। इकोनॉमी में आएगा मतलब आपकी नेट वेल्थ इंक्रीज होगी। एग्जैक्टली। सर अच्छा जब आप ये बात करेंगे ना ये इकोनॉमी की, ठीक है, तो मैं आपके बीच में एक और सोचा भी बीच में छोड़ूंगा, जब खबर चली है वो नोट चेंज बदल है, पता चलिए नोट का 5,000 वाला 5,000 वाला भी 500 तक का भी तजवीज़ है कि ख़त्म करके सिर्फ चौक और प्लास्टिक के नोट, पुराने नोट ही सारे ख़त्म, प्लास्टिक के नोट हो मेरे नहीं ख्याल की हो सकेगा पाकिस्तान में नहीं होगा। तो कब बैठ गई है ना काबीना, ये भी आप वाला भी जो चीज़ है ये भी उसी के नहीं ही बेसिकली उसका हिस्सा है, लेकिन आप इसमें बात कर लेंगे। लेकिन मेरी ये जाती राय है कि एक ऐसा भाई होगा। की ना आवाज़ नहीं सही आ रही। इनकी बाइक थी जी, अभी दोबारा बाद में भी नहीं सही आ रही। नहीं थोड़ी तो ये ना चलो अभी सुनना, अब जब हम ऑनर जाते हैं ना तो सुनना और मुझे बताना, मुझे इशारा कर देना। अच्छा मैं इधर उधर देखता हूँ ना तो आप इसको जो है आप अपने कंटिन्यू रखा करें, क्योंकि मैंने ये सारा जो है ना वो मैनेज करना होता है, कमर्शियल लगाने होते हैं, साथ साथ मैं देख रहा होता हूँ कि वो लाइव जो वो चल रहा है। अच्छा मैं साथ आपको बताता चलूँ जी, कि जी। मैं पाकिस्तान का पहला ब्लॉगर हूँ जी जिसका मजमून बाकायदा तौर पर कानून साजी के लिए नहीं है। एग्जैक्टली ये चीज़ मेरे जहन से निकल गई थी, मैंने इंट्रो में लेनी नहीं, लेकिन वो माइक वाला जो कह रहा है ना उसी की वजह से मेरी थोड़ी सी अटेंशन डाइवर्ट हो गई थी, क्योंकि वो ना उसमें आपकी आवाज़ थोड़ी सी क्रैक हो रही है, तो वो सब कर रहा है। अच्छा ये बेसिक 99.4 है, इसकी क्या 99.4 बैकग्राउंड क्या है इसकी? ये जो है रेडियो आवाज़ बेसिकली ना पेरेंट रेडियो हमारा रेडियो आवाज़ ठीक है। ये अभी जिस पे हम जिस नेटवर्क पे हैं दिस इज़ बस, ये जितने कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ हैं ना बड़ी सिटीज़, उनमें जो रेडियो आवाज़ का जो प्रोजेक्ट काम कर रहा है आवाज़ बुक ऑफ रेडियोज़ का, दैट इज़ बस ठीक है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, ठीक है, अभी फैसलाबाद इन प्रोसेस है, ठीक है, अभी सरगोदा और साहिवाल भी जो है हमारे साथ ऐड हुए हैं, ठीक है, जस्ट टू कवर द मास एरिया। मैं आपको बाद में बताऊँगा। Once again welcome, बहुत शुक्रिया ट्यून करने के लिए बज़ एफएम को लाइव फ्रॉम लाहौर स्टूडियो। इस प्रोग्राम का नाम है द मीम शो। मैं हूं मुज़म्मिल, मेरे साथ मौजूद है मियां इमरान साहब जो कि हमारे ऑनरेबल गेस्ट हैं आज। और इनके इंट्रोडक्शन में एक चीज़ जो है वो जल्दी जल्दी में मैं बताना भूल गया, वो ये कि ये पाकिस्तान के पहले और वाहिद ब्लॉगर हैं जिनका ब्लॉग या जिन्होंने कुछ लिखा और वो कानून साजी के लिए अप्रूव हुआ। तो आपको इस चीज़ की भी मुबारकबाद है। काफ़ी सारी ट्वीट्स हो गई आपको बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ये ट्वीट्स अवेलेबल, आप मौके ही अवेलेबल।
अच्छा प्लीज़ मैं माज़रत चाहूँगा, एक तो वो हमें ब्रेक पे जाना पड़ा, तो आप बता रहे थे कि किस तरह से ये पॉसिबल होगा। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा मैं आपको बेसिकली इस वक्त समझाने के लिए कि पाकिस्तान में इस वक्त जो गवर्नमेंट है उसको इसका क्या एक्सपेंस बेयर करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा हैरान कुन तौर पर गवर्नमेंट को ₹1 भी एक्स्ट्रा बेयर नहीं करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर वजारत मजहबी अमूर पाकिस्तान में मौजूद है। जब मैंने सजेशन दी तो मैंने उसमें लिखा ये बात, इसको मेंशन किया बिल्कुल सही। कि पाकिस्तान में वजारत मजहबी अमूर मौजूद है, पाकिस्तान में इस्लामी नज़रियाती कौंसल मौजूद है, पाकिस्तान में इस्लामी बैंक्स का जाल बिछा हुआ है गली गली पूछे पूछे में खुले हैं, ठीक है। और जहाँ पर बैंक्स नहीं है वहाँ पर एटलीस्ट पोस्ट ऑफिस खुले हुए हैं, ठीक है। और इस्लामी सरमायाकारी के हवाले से हमारे उलमाए दीन और मुफ्तियान हजरात की 30-35 साल की मेहनत ऑलरेडी मौजूद है, जिसको वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज किया जाता है। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में, पूरी इस्लामी दुनिया में इन जो मॉडल्स हैं जिस पे इन्होंने काम किया उसको रिकग्नाइज किया जाता है, ठीक है। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि हमारे पास सब कुछ मौजूद है, सिर्फ एक काम करना है कि हमने कहना है कि इस पर कानून साजी कर दी जाए। सही है। तो मैंने ये सजेस्ट किया था कि इस पर लेजिस्लेशन होनी चाहिए। अच्छा हैरत की बात यह कि जब मैंने इसको लिखा और जब मैंने लिख कर गवर्नमेंट को सजेस्ट किया, तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा और नाम ज़रूर लेना चाहूँगा डॉक्टर किबला याद साहब का, चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल। उन्होंने कहा कि हम उस पर कानून साजी करना चाहते हैं। उन्होंने बाकायदा एक लेटर लिखा मुझे जिसमें उन्होंने हौसला अफजाई की, और इतने खूबसूरत अल्फाज में हौसला अफजाई की कि मेरा दिल चाहा कि मैं इस पर मज़ीद काम करूँ। हौसला अफजाई होती है, बड़ी चीज़ होती है, मोटिवेशन बहुत बहुत बड़ी चीज़ होती है, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से मिलते हैं जहाँ पर आपको पता है कि हमारे मुल्क में एक बेसिकली परसेप्शन है कि गवर्नमेंट काम नहीं करती है। गवर्नमेंट के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है वो काम नहीं करती है, वो काम को रख के बैठ जाते हैं, फाइलों को फाइलें रखते जाते हैं, काम नहीं करते। तो जहाँ पर ऐसा परसेप्शन बना हो वहाँ पे गवर्नमेंट के एक इदारे की तरफ से कहा जाए कि आपने बेहतरीन काम किया है और हम उस पर कानून साजी करते हैं, ये मैं भी समझता हूँ कि ये दैट्स इनक्रेडिबल थिंग। तो जब मुझे उन्होंने कहा कि हम इस पर कानून साजी करना चाहते हैं, मैंने कहा कि हाजिर, मेरी की खिदमत चाहिए तो मैं हाजिर हूँ आपके लिए। तो मुझे उन्होंने कहा कि हमें अगर आप मलेशियन तब्लीग हाजी एक्ट प्रोवाइड करते हैं तो हमारे लिए बड़ी फेवर होगी। मैंने मलेशिया कांटेक्ट किया, मैंने एम्बेसी में कांटेक्ट किया, और तब्लीग हाजी एक्ट जो था मलेशिया का वो मैंने अरेंज किया, और अरेंज करके मैंने वो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल और वजारत मजहबी अमूर को भी भिजवा दिया। ठीक है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने क्या किया कि एक एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाया, जिसमें तमाम जो सीनियर आपके मेंबरान हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, रागी नईम साहब से, तमाम लोग मौजूद होते हैं उसमें। उनका इजलास बुलाया और उसमें उन्होंने इस प्रपोज़ल को रखा कि पाकिस्तान में हज को सस्ता करने के हवाले से ये प्रपोज़ल दी गई है। और जब उन्होंने उस प्रपोज़ल को उसमें रखा तो तमाम जो मुफ्तियान हज़रात हैं और उलमाए दीन हैं, जो मेंबरान हैं, हैरत इस बात पे है और खुशी भी इस बात पे है कि तमाम के तमाम उस पर मुतफ़िक़ थे। सब ने कहा कि हाँ बिल्कुल ये पाकिस्तान में होना चाहिए। और इतना माशाल्लाह से जो ना सिर्फ इस एक प्रोजेक्ट अगर हम इसको हाईलाइट अगर कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इस नज़रिए से करें कि हज के हवाले से ये बड़ा, क्योंकि इसका डायरेक्ट फ़ायदा जो है आवाम को इस तरह से पहुँचा है। अगर मुल्की सतह पर देखें तो और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। और फिर जैसे कि अभी हम जब ब्रेक पे गए थे तो उस दौरान मैं आपसे बात कर रहा था, ठीक है, कि ये तो मुझे तो बड़ा ये अभी जो जितना अभी तक आपने ये समझाया है इसमें मुझे तो बहुत सारे फ़ायदे नज़र आना शुरू हो गए। एंड ऑफ कोर्स जब आपने इस पर सारी रिसर्च की और सारा इसको जो है वो प्रपोज किया प्लान को, तो यू नो मोर अबाउट दिस होल प्रोजेक्ट। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं अपनी जो बात है पिछली वाली बात उसको मैं मुकम्मल कर सकूँ ताकि जो मेरे सामीन हैं उनको समझ आ सके कि ये हुआ कैसे और इसको मुकम्मल कैसे होगा। जब उन्होंने इस पर इत्तफाक़ किया तमाम मेंबरान ने इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के, उसके बाद उन्होंने ये सजेस्ट किया वजारत मजहबी अमूर को कि इस पर कानून साजी की जाए। और मैं मिनिस्टर साहब को भी बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने फ़ौरन इस पर कमेटी बनाई। आज से तकरीबन ये मई 2019 की बात है, कमेटी बनाई जिसने 1.25 साल के अंदर हज का जो एक्ट है नया वो ड्राफ्ट कर लिया है। इसकी तमाम बुनियादी चीज़ें और तमाम जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर कर लिए हैं और इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। और उसके बाद जो इसका जो स्टेप हुआ है वो ये है कि आज से कुछ 20 दिन पहले कैबिनेट के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ इस आइडिया को डिस्कस किया गया है और प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा इस आइडिया की अप्रूवल दी है और पाकिस्तान के तमाम मीडिया हाउसेज और बड़े अखबार में ये शाया हुआ है, जो कि बेसिकली एक पैगाम है कि गवर्नमेंट भी इसको करना चाहती है
اور میں بھی اس کو ظاہر بات ہے آئی ایم آلسو انٹرسٹیڈ. لیکن سب سے بڑی جو چیز ہے کہ گورنمنٹ کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں پرائم منسٹر سے لے کے بیوروکریسی تک, منسٹری تک, فائنانس کے لوگ سب کے ساتھ اس پروجیکٹ کو مکمل ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں. یہ بڑی خوش آئند بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ گورنمنٹ آف پاکستان خراج تحسین کی مستحق ہے, بے شک سب سے بڑی بات. نو ڈاؤٹ گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی جو ہے وہ خراج تحسین کی مستحق ہے, لیکن سارا کریڈٹ تو جاتا ہے آپ کو جنہوں نے جو ہے وہ ساری چیزیں آنیسٹلی کہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جو ہے میں نے کبھی ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے دو جرنلسٹ, ٹھیک ہے, اور میرے خیال میں ہم ایک دوسرے کو مور دین 10 ایئرس سے جانتے ہیں, ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. تو آپ کے سامنے ہے کہ ہمارا تو کام ہی اس طرح کے, ہم نے تو نہ مطلب ہم نہ گورنمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں نہ اپوزیشن کے ساتھ ہوتے ہیں, جو صحیح چیز ہے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اور یہ ہماری رسپانسبلٹی بھی ہے جو کچھ لوگ ہر طرح کے ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. اچھا, میں نے ایک چیز جو آبزرو کی تھی کہ ہماری جو موجودہ گورنمنٹ ہے انہوں نے بھی جب عوام کو جب ریئلٹی دکھائی اور کچھ اس طرح کی چیزیں ان کے سامنے رکھیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے عوام ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوئی, وہ یہ تھی کہ عوام کو ڈائریکٹ فائدہ کس طرح سے ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہی چیز آپ نے بھی میرے خیال میں یہی تھیم فالو کر کے جو ہے اس پروجیکٹ پہ کام شروع کیا ہے. دین آپ نے اپنی ایکسپرٹیز جو آپ کی ماشاء اللہ اسٹڈیز ہیں اباؤٹ اکاؤنٹنسی, اس کو بھی آپ نے یوٹیلائز کیا, ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ لا کے اب مجھے میں تھوڑا سا آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا, ایک تو ہو گیا یہ فائدہ جو ڈائریکٹ اماؤنٹ کو پہنچے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور یہ کیا مطلب ظاہر ہے پتہ جب پھول جب کھلتا ہے تو وہ ایک تو اس کی جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے پنکھڑی جسے بولتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کی تو بہت ساری ہوتی ہے, اور کیا کیا فائدہ یہ دے گا؟ اچھا, بیسیکلی جو اس کا سب سے بڑا فائدہ جو کہ ہمیں دیکھنا چاہیے اس کو اس نظر سے, اور دنیا بھی اس کو اس نظر سے دیکھ رہی ہے, اور ہماری گورنمنٹ جو ہے خاص طور پر وہ اس کو بھی اس نظر سے بھی دیکھ رہی ہے. اس کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ جی اکانومی کو ہونے والا ہے. پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ حج ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس میں ٹریلینس آف روپیز موجود ہے, ٹھیک ہے, اور پاکستان میں جو حج کرنے کا نظام ہے اس میں لوگوں کا, جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ لوگ حج کرتے ہیں لیکن اس کے پیسے اکٹھے کرتے ہیں. آپ کی ٹرم مجھے بڑی اچھی لگی کہ آپ نے کہا کہ کمیٹی, دس از کمیٹی, اس کا نام نے تجویز کیا حج فنڈ. حج فنڈ اس کا جو نام, جس نام سے یہ پروجیکٹ لانچ ہوگا وہ حج فنڈ ہوگا. اور اب وہ اس پروجیکٹ میں جو کمیٹیاں لوگ گھروں میں ڈالتے تھے, جو اپنے رشتہ داروں میں, دوستوں میں, وہ دکانداروں کے لسٹ میں ڈالتے تھے, اب وہ پیسہ آئے گا بیسیکلی بینکس میں. جب بینکس میں آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستانی اکانومی میں آئے گا. جب پاکستانی اکانومی میں پیسہ آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی نیٹ ویلتھ انکریز ہوگی, جابس کریٹ ہوں گی, اس ملک کی معاشی حالت جو ہے وہ بدلے گی. جب ٹریلینس آف روپیز آپ کے پاس آئیں گے, آپ ان کو ڈالرس میں کنورٹ کر کے دنیا میں انویسٹ کریں گے. اور دوسری ایک جو چیز ہے کہ جب آپ اس کو دنیا میں حلال پروجیکٹس میں انویسٹ کریں گے تو اس کا چیکس اینڈ بیلنس کا ایک نظام ہے جو میں نے یہاں پہ متعارف کروایا ہے. میں نے اس میں کہا ہے کہ دیکھیں, جب آپ نے اپنا پیسہ باہر امریکہ, یورپ میں جا کے انویسٹ کرنا ہے تو دے ڈیمانڈ کہ اس کی ٹرانسپیرنسی کا کیا لیول ہے. جی, پاکستان کے اندر جو پروجیکٹس ہیں اس کے اندر آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا پرابلم ٹرانسپیرنسی کا آتا ہے. بہت سے فنڈ رک جاتے ہیں, لوگ انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتے کہ کیا وجہ جی, اور انویسٹمنٹ آپ کے پیسے لے کر بھی اپنی ملک میں انویسٹمنٹ نہیں کرتے کیونکہ آپ کے یہاں ٹرانسپیرنسی کا وہ لیول نہیں ہے. تو اب جو اس میں انسیکیورٹی جو ہے, اب کا وہ تھرڈ جو آپ کی یورپ ہے, جو آپ کا فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں, وہ بیسیکلی ٹرانسپیرنسی کی طرف جاتے ہیں. تو ٹرانسپیرنسی کو انشور کرنے کے لیے میں نے اس کا تھرڈ پارٹی آڈٹ تجویز کیا ہے, وہ اور وہ انشاءاللہ تھرڈ پارٹی آڈٹ کے ذریعے ہی تمام معاملات کو ریگولیٹ کیا جائے گا, جس میں ایکسٹرنل آڈٹ شامل ہے. اور ان ایکسٹرنل آڈٹس میں ہم جو گورنمنٹ آف پاکستان کے سرکاری ادارہ ہے جس طرح سے آئی ٹی آفس آڈٹ کرتا ہے, اس کے علاوہ ہم جو بگ 4 فرمس ہیں ان کو انوائٹ کریں گے کہ وہ آئیں اور اس سسٹم کا آڈٹ کریں اور اس پر اپنی آڈٹ رپورٹ جاری کریں. کیونکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم باہر کی دنیا میں اس پیسے کو انویسٹ کریں تو ہمیں ساتھ ہی آڈٹ رپورٹ ایسی لگانی پڑیں گی جس کو دنیا تسلیم کرے. تو اس ٹرانسپیرنسی لیول کو مینٹین کرنے کے لیے اس میں ایکسٹرنل آڈٹ بگ 4 فرمس کے ذریعے ہم کروانے کا پلان کر رہے ہیں کہ اس کا جو, تاکہ عام آدمی جو ہے اور جو یورپ, امریکہ اور باہر کے جو ممالک ہیں وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو بیسیکلی یہ ایشورٹی مل سکے کہ یہ جو پیسہ ہے, یہ جو انویسٹمنٹ ہے, یہ مانیٹر ہو رہی ہے اور یہ پیسہ کہیں جائے گا نہیں. سب سے پہلی بات. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں پہ
جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ چونکہ حج ایک مذہبی فریضہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا بہت بڑا ہماری اکانومی کو بھی ڈیل کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بینکس میں پیسہ رکھوایا جاتا ہے، جس کے میں تو خیر ابھی خلاف ہوں کہ جیسے بینکس میں پیسہ رکھوا کر اور اس پہ انٹرسٹ لیا جاتا ہے. میں بیسیکلی سسٹم کو کبھی سپورٹ نہیں کیا ہے، تو میں نے گورنمنٹ کو لوگ اس کو جو ہے وہ کنڈیم کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. میری منسٹری میں بھی اس حوالے سے بات ہوئی ہے، تو وہ بھی بیسیکلی اب اس سے جان چھڑانے کے بیسیکلی موڈ میں ہے، کیونکہ جیسے ہی یہ فنڈ کریٹ ہوگا، جیسے ہی یہ پالیسی آئے گی، تو اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ آپ کو ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. اچھا، اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ملیشیا میں ایک طریقہ استعمال ہوتا ہے فرسٹ کم فرسٹ بیسس کا. یعنی کہ لوگوں کا بیسیکلی اس میں سوال یہ ہے کہ اچھا جی، آپ سب لوگ بیسیکلی یہ سوچ رہے ہوں گے اس وقت کہ اچھا جی ہم پیسے کتنے انویسٹ کریں گے، اچھا وہ کتنی دیر میں ہم حج کر سکیں گے، اچھا کتنے سال کے لیے پیسے رکھوائیں گے، وہ پیسے کہ ہم نکلوا سکتے ہیں کہ نہیں نکلوا سکتے، وہ پیسے کہاں انویسٹ ہوں گے، کن پروجیکٹ میں انویسٹ ہوں گے. سوالات میرے ذہن میں بھی اٹھے تھے، لیکن ایک اور کمرشل بریک ہمارے پاس آ گیا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آئیں گے تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. سنتے رہیے. اپنے تمام لسنرس کو بتا سکتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں عمران صاحب، بلاگر ہیں، کالمسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں، اور اگر ایجوکیشن کی بات کریں تو اکاؤنٹنٹ ہے. چارٹرڈ اکاؤنٹنسی پڑھی ہوئی ہے انہوں نے. اپنی ایکسپرٹیز کو انہوں نے دھروے کار لاتے ہوئے ایک بڑا زبردست پروجیکٹ جو ہے گورنمنٹ کو پرپوز کیا کہ کس طرح سے عوام کی پہنچ میں حج کو لایا جا سکتا ہے، جو کہ متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی طرح میری طرح کے لوگ جو کہ جو ہے وہ اس فریضے کو بھی انجام دینا چاہتے ہیں، لیکن ان کے ریسورسز اتنے نہیں. ان کے لیے انہوں نے ایک بہت اچھی تجویز، جس پہ آج ہم بات کریں. آپ لوگ چاہیں تو ہمیں اپنا فیڈ بیک پہنچا سکتے ہیں. آپ لوگ ہمارے ساتھ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی موجود ہیں. بس FM PK کے نام سے ہمارا پیج ہے، وہاں پر آپ ہمارے ساتھ لائیو جو ہے وہ لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے وہاں پر بھی موجود ہیں. لائیو اسٹریمنگ ہماری BuzzFM.pk پر ہماری ویب سائٹ پر بھی موجود ہے، اور آپ لوگوں نے BuzzFM کو ٹیون بھی کر رکھا ہے. بہت شکریہ ساتھ دینے کے لیے. ابھی ہم ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں، لوٹ کر آئیں گے تو یہیں سے بات کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ٹیونڈ فار مور. اچھا ان کو بھی لیں یار. عمران بھائی، فیل لائک ہوم. میں آئی ایم ویری بیڈ ان ہاسپٹیلٹی، تو آپ کائنڈلی پلیز بھائی سمجھ کے معاف کر دیجیے گا. No, it's fine. اور سنائیں اس میں کیا مصیبت چل رہی ہے؟ ابھی تو میں یہ کہتا ہوں، اور اس کے ساتھ نا وہ ایک یہ آئی بیکس کا آپ نے شاید نام سنا ہوگا، ادھر جو ہے نا کیا کہتے ہیں، ان کا ایک پروجیکٹ ہے جو امریکن ہیلتھ گورنمنٹ کے ساتھ ہے. میں آپ کو اس میں بھی بتاؤں گا، آپ وہ بھی وہ کس طرح سے لائک محنت کر کے ہمیں تو پھر وہ بچوں کی طرح ہی سمجھ رہے ہیں نا. وہ جو ہمارا پاکستان کا کلچر ہے کہ وہ ساری زندگی نکل ہی جاتا ہے، بڑا بھی ہو جاتا ہے، باہر والوں کے لیے بڑا بھی ہو جاتا ہے، لیکن گھر والوں کے لیے وہ نکل ہی جاتا ہے. تو وہ نا بیسکلی وہاں پہ میڈیکیل کا آپ کو پتا ہوگا USA میں میڈیکیل جو ہوتا ہے بیسیکلی 65 سال کی ایج میں جب بندہ پہنچتا ہے، جیسے یہ ہیلتھ کارڈ، تو وہ نا ہوتا یہ کہ کیا نام ہے، گورنمنٹ جیسے 65 ایئرز آف ایج آپ کی ہوتی ہے میڈیکیل کے لیے، وہ 80% گورنمنٹ دیتی ہے، 20% ٹھیک ہے. اور وہ جو آپ کا وہ سوشل سیکورٹی فنڈ آ رہا ہوتا ہے، اس میں سے جو ہے وہ ہر مہینے کچھ تقریباً $100-150 جو ہے وہ کاٹتے ہیں ہم سے. ٹھیک ہے، اس کے بدلے میں آپ کو 80% جو ہے نا وہ ہیلتھ کی ہوتی ہے. پھر اگر آپ آپ کی وہ جو منتھلی جو سوشل سیکورٹی چیک ہوتا ہے، وہ اگر کم ہوتا ہے، لائک ایک سرٹن اماؤنٹ انہوں نے رکھی ہے کہ $1000 سے کم ہوتا ہے، تو $1000 سے کم ہے تو آپ کو پھر جو ہے نا 100% فری میڈیکل ہے. ٹھیک ہے، آپ اسٹیٹ کو بتاتے ہیں کہ جی میری یہ سوشل سیکورٹی کا چیک اتنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ مجھے میڈیکیئر کے ساتھ میڈیکیئر بھی آتھورائز کریں.
आपकी दवाइयाँ से हुई हैं, हर चीज़ जो है वो फ्री है, ठीक है। वो होता है आपको डुअल एलिजिबिलिटी उनकी टर्म में, हम बेसिकली ना इस पे काम कर रहे हैं। अच्छा, म्यूज़िक वगैरह भी सुनते हैं आप? कौन सा म्यूज़िक सुनते हैं? आप जो सुनाएंगे हम आपके सिलेक्शन में बैठे हैं। अच्छा चलें फिर एक थोड़ा सा गाना चलाते हैं, ठीक है, साथ साथ ये भी चलता रहे तो ज़रा आवाम भी थोड़ी सी इंगेज रहती हाँ है नहीं इसमें बिल्कुल ये सही है, लोगों का तो इंटरेस्ट ज़्यादा गानों में होता है। हाँ, नहीं गानों में भी होता है, लेकिन ये टाइम जो है ना ये वाला, ये है बेसिकली प्राइम टाइम हो गई रेडियो की सारे उसका प्राइम टाइम है, सब लोग जो है ना वो जब आते हैं ना रिलैक्सेशन टाइम है असल में। तो और या गाड़ियों में भी होता है तो वो बड़ा कोशिश करते हैं, तो इसलिए मैंने इसको चूज़ किया और इस पर मैंने ये प्रोडक्ट जो है ना वो एक टेस्ट समझना, ठीक है, बट आई एम प्रीटी होपफुल कि हम इसको रजिस्टर करवाने में ना कामयाब हो जाएंगे। और काफ़ी मुझे एक कराची से एक सेवन ब्रिगेडियर साहब उनकी मुझे कॉल आई और वो कहते हैं कि मैंने अपने बच्चों को बता दिया है कि आप ये सुनो, ये करना, ठीक है। मैंने उनको बाकायदा मैं उनसे फिर पूछता भी, अच्छा ठीक है। एंड आई वाज लाइक मैं कहा सर मेरे लिए इतने काफ़ी आपने कॉल कर दिया, आपने नाम भी लगाया किसी को या जो भी सीन है, ठीक है। मैं तो मेरे लिए मैं मेरा खरबूजा मिठा निकला मैं पर्सन सही सही सही। तो ये ना अच्छा, तो वो ना उन्होंने वो इस तरह से ना उनको मेडिकेट मैंने उनको ये सजेशन दी कि आप सपोज कि हर बंदे को, ठीक है, कि जैसे हेल्थ कार्ड तो आपने इंट्रोड्यूस करा दिया, आप उसका क्या करें कि फ़र्ज़ करें पंजाब में आपने इसको लेके आना है, आप 1000 रुपया इज़ लाइक नथिंग आजकल, ठीक है। हाँ हो सकता है कि गरीब तबके के लिए ये कुछ हो, लेकिन गरीब तबका जो है आप उसको फ्री सर्विसेज दे सकते हैं, ठीक है। अभी क्या है कि टोटल गवर्नमेंट की तरफ से हमारे हॉस्पिटल चल रहे हैं, ऐसे ही है ना। उसमें क्या होगा फिर जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं 25-30 हज़ार की इंश्योरेंस अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। ऐसे ही 25-30 हज़ार के बाद भी मुझे अगर कहा जाए ना कि आपने हर महीने 1000 रुपया देना है और अगर खुदा न खास्ता आपका कोई मेडिकल इशू हुआ, ठीक है, तो आपको जो है गवर्नमेंट की तरफ से फ्री इलाज होगा, ठीक है। मैं आज से देना शुरू कर दूँगा, लेकिन मैं चाहूँगा भी नहीं कि मुझे कोई हेल्थ इशू हो, ऐसा ही है, ठीक है। लेकिन अब आप हिसाब लगाएं कि 1000 रुपया देने वाली आवाम कम से कम भी जो है 20-25 लाख रुपए लोग तो होंगे, कम से कम भी बिल्कुल मरे मरे जो आपको 1000 रुपया फिर आप सिर्फ बैंकिंग सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, फौजियों की जो अकाउंट्स हैं उनमें से हज़ार निकालना शुरू करते हैं, ठीक है। तो वही करोड़ों में हो जाते हैं। आप हिसाब लगाएं, मैंने इनको कहा था, मैंने कहा आप वही पैसा जो है हॉस्पिटल्स की बेहतरी के लिए लगाएं, ठीक है। लेट्स सपोज कि आप ऑलरेडी सर्विसेज दे रहे हैं, लेट्स खुदा ना खास्ता फ्री दे रहे हैं। मैं जाता हूँ, ठीक है, आप ऑलरेडी सर्विसेज दे रहे हैं, जब आपके पास वो मास आएगा, ठीक है, कि जिसमें मुझे पता होगा कि मेरे पास एक कार्ड है और वो कार्ड क्या, वही शनाख्ती कार्ड मेरा नादरा के पास जो है उसी पे मुझे वो इशू होगा, ठीक है। मैंने अगर पैसे नहीं जमा कराया वो वहीं से उसको डीएक्टिव कर देगा, ठीक है। ये मेरी हेल्थ सर्विसेज डीएक्टिव हो गई है, ये सर्विस मेरी जो है वो एक्टिव हो गई, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपने वहीं से ही उसको ऐड करना है, वहीं से आपने उसको ब्लॉक कर देना, ठीक है। पता
$1.5 बिलियन आ गए इसमें। ये मुझे आया 3 दिन पहले, तो मैंने उनसे कहा, मैंने उनको मुबारकबाद दी। उनका मुझे फ़ोन आ गया, पूरा आधा पौना घंटा मुझे वो कहते रहे कि हमने ये किया, हमने वो किया। ये मैंने कहा चले आप, और उनका बेसिक कहने का मतलब है कि हम भी आपकी तरह इस मुल्क की बेहतरी के लिए अपना हिस्सा डालने में कामयाब हुए। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर देखिए बात है कि हमारा पाकिस्तान के बारे में जो परसेप्शन है ना, हमें वो बदलना पड़ेगा, यहाँ पे काम नहीं होता। सर मेरे काम को या फिर जफर पिराचा की प्रपोजल को इस गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है, उस पर काम किया है। हम ये सारा दिन कहते रहते हैं कि आज ये नहीं करते, वो नहीं करते, ये नहीं। अब मुझे गवर्नर ने बुलाया, ठीक है, गवर्नर कहता जी मुझे बताया, मैं इसमें आपकी क्या 6 महीने पहले उसने मुझे बुलाया था, उसको मैंने बताया कि ये उसने कहा जनाब चाहिए। अब उनसे मुझे फिर बुला लिया कि आप आए, मैंने टैक्स रिफॉर्म्स के ऊपर बात कि जनाब तो सर्वर साहब उसमें ना एक मैं आपको बात बताऊँ, जो सर्वर साहब का ना, सॉरी तो सही, मतलब मेरा बड़ा अच्छा पवन सिंह अरोड़ा से अगर आपकी मुलाकात हो। हाँ, पहले तो भवन ने मुझे कॉल की थी, हाँ। जब लास्ट टाइम। इस दफ़ा मुझे उनके पर्सनल सेक्रेटरी ने कॉल किया, अब नाम में नहीं आ रहा। पहले मीडिया को भवन देखता था, पहले भवन ने मुझे बुलाया था। ठीक है, उससे मुलाकात हो ना कि ये मेरे साथ आज ही हुआ करता था, मेरा को होस्ट हो जाता था। अच्छा, ठीक है, इज वेरी मतलब छोटे भाइयों की तरह ना, ठीक है, मुझे मेरे भाई है जैसे प्यार करने वाला बच्चा। तो लेकिन उनका एक प्रॉब्लम है, उनका पता नहीं शायद उनकी जरूरी नहीं है या फिर उनका फोकस है, तो बताइए वो ना, मतलब आप एक हिसाब लगाए ना कि इतना स्वेयर जो है वो इशू चल रहा है कोविड का, ठीक है, उसमें उन्होंने वो टिकटॉक के बच्चे बुला के और कहते हैं कि यार टिकटॉक पे वीडियो बनाओ। समझ आ रही है आपको? हाँ, जो चीज़ मैं आपको हाईलाइट करना चाह रहा हूँ बेसिकली, ठीक है, तो ये चीज़ जब होती है ना तो फिर लोगों को बोलने का मौका मिल जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। मैं समझता हूँ जिन इश्यूज़ पर तनकीद की जानी चाहिए ना, वो इश्यूज़ सामने आने चाहिए और तनकीद होनी चाहिए, जो कोई काबिल तनकीद है। नहीं समझता, मैं बेसिकली इस चीज़ का कायल हूँ कि अगर किसी इंसान ने वहाँ महफिल में बात करता हूँ, तो मैं मिनिस्ट्री में बैठा हूँ, तो कहीं बैठे मैं एक बात जरूर करता हूँ, नहीं मेरे बैठे हो, बीडी में बैठो, आई डोंट केयर, दोनों में वहाँ मेरे बहुत दोस्त हैं। मैं एक बात जरूर करता हूँ कि अगर एक शख्स के बारे में आप बात कर रहे हैं ना, तो उस शख्स के अंदर माना कि 90 बुराइयाँ होंगी। आप उनकी 90 बुराइयाँ बयान कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसकी 10 अच्छाइयाँ भी हैं। अगर आप उसकी 90 बुराइयाँ बयान कर रहे हैं, तो आप पे फ़र्ज़ है कि उसकी 10 अच्छाइयाँ भी बयान कर दें। उससे ये होगा कि आपने तो अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया कि उस शख्स के बारे में जो आपको मालूमात थी आपने पुट अप कर दी। अब तो लेट द पीपल डिसाइड कि वो क्या सोचते हैं उसके बारे में, उनका ओपिनियन क्या। आप सच बता दें, आप ये ना करें, आप ये ना करें, आप बुराई अच्छाई अब मिसाल लो, हम अच्छाई शुरू करते हैं, अच्छाई, हम बुराई शुरू करते हैं, हम बुराई। हमने करना ये है कि हमने एक न्यूट्रल रहना। मुझे नवाज शरीफ साहब के फर्स्ट कज़न ने बुला दिया मॉल्टा, जब 1 साल मुकम्मल हुआ कि जी मुझे बुला लिया, इफ्तिखार जितना था, हबीब साहब थे, जबीर चौधरी, सबको ने बुला लिया उन्होंने, अमीर को भी बुलाया हुआ था, ये सारे शामी साहब सब थे। अब वो ना वहाँ पे अब इफ्तिखार जितना साहब आपको पता तो नून लीग है, तो उन्होंने ना जैसे वो महफिल को हाईजैक करते ना, उनकी आदत है कि मिसाल के जब वो बैठे हो तो मुझे लगता है कि सब वही आए हुए बाकी नहीं आए हुए, तो वो शुरू हो गई बात करने से। मैंने ना उसको जब साइड में 5-10 मिनट देखा ना, तो मैंने उनको रोका, मैंने कहा बात ये है कि साहब हमें ये बताया जाए कि इस में जो महफिल है उसका एजेंडा आपको सुनना है कि हमारा अभी कोई इनपुट इसमें आएगा। अब उसमें ये ऐसी बात चल रही थी, ऐसी सी बात करते 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 आपको पता वो नूली है, फिर वो इमरान खान को गालियाँ देता अच्छा मुझसे नहीं रहा जाता। मैंने उससे कहा कि वेरी गुड, आपने इमरान खान को बुराइयाँ बयान की, बहुत अच्छे से। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि इस इमरान खान में एक अच्छाई है कि चाहिए तुम्हें? मैंने उसको गिनवाना शुरू किया। देखिए हर इंसान में, मैं कहता हूँ घटिया से घटिया आदमी भी होगा ना, उसके अंदर कभी छाई निकल आएगी। मैं उसको गिनवाई ना जब, तो मुझे कहता जी आप कहाँ से हैं, आप क्या करते हैं, फलाना फलाना। उसके बाद ही वॉज कन्विंस्ड कि आप सही कहते हैं, सब लोगों के सामने ही वॉज कन्विंस्ड। शामी साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी आज के बच्चे ने तानू पिछाड़ देता है, क्या मोस्ट सीनियर अमंग देम जो भी लोग बैठे होते हैं। तो उसे ये बात है, मैं कहता हूँ कि आप किसी के शख्स के बारे में राय देते हैं ना, तो आप 100% राय That's absolutely I agree। ठीक है कि ये वही बात है जो कि हमें रिलीजियस की भी समझाई जाती है, अपार्ट फ्रॉम रिलीजन हमें और तरीक़ों से भी समझाई जाती है। उनका पॉइंट है
कि ये जो अभी जो इन पे टाइम चल रहा है ना, ठीक है, ये टाइम ना सिर्फ इनके लिए अपनी वो बनाने का, बल्कि असल में पता है क्या, जो लोग आवाम सपोर्टर्स जो थे ना बेसिकली पीटीआई के पास आए, कौन से लोग हैं, वो लोग आए हैं जो कि इधर उधर जो है ना वो सोच रहे थे कि हम किसको जो है किस पार्टी को प्रभावित करेंगे, ठीक है। उसमें कुछ लोग वो भी थे जो भुट्टो फैमिली को बेसिकली पसंद किया करते थे, लेकिन जब ये जरदारी फैमिली आई वो गैप पीपल्स क्रिएट पार्टी करते पे, तो वहाँ से वो निकले पीपल्स पार्टी की वजह से जो गैप क्रिएट हो गया ना पंजाब में, जी। उसको पीटीआई ने फिल किया। सही है। उसके बाद बहुत सारे लोग न्यूट्रल थे जो कि बड़े हुए थे, लाइक हम लोग जो है वो इसी पिछले 10 सालों में ही आप भी हो गए, मैं भी हो गया, मतलब हम लोग जो है वो हमें थोड़ा सा चौड़ आया, जो रहा है हम पिछले निज़ाम से नफरत करने वाले लोगों में शामिल हैं। एग्जैक्टली डिसाइड करना शुरू किया। और इसमें थोड़ा सा जो है वो इमरान खान साहब का इस वजह से मैं कहता हूँ कि हाथ है कि उन्होंने हमें बेसिकली आइडेंटिफाई करना है। आज के प्रोग्राम में ना, आज मैंने प्रोग्राम किया उसमें मैं यही जिक्र किया मैंने कहा इमरान खान से लाख इख्तलाफात हैं, हाँ। मैं मान तो उसकी पॉलिसी गलत हो सकती है, महंगाई होगी, बर्बादी होगी, मुल्क तबाह हो गया, हाँ। लेकिन आप एक चीज़ से इख्तलाफ नहीं कर सकते कि उसने आम आदमी को ये शऊर ज़रूर दिया है कि भाई गलत किसको कहना है, सही किसको कहना है, हालांकि वो खुद इसकी जद में आता है। जी, इमरान खान खुद इसकी जद में आता है, जब वो गलत करता है तो आप देखें कैसे कैसे मीम्स बनती है इसके खिलाफ। Exactly. तो मैंने कहा ये आपको इमरान खान को क्रेडिट देना पड़ेगा कि सच है और सच बोलना सीखें। मैं हर उस प्रोग्राम में अभी बात करके उठ रहा हूँ, सर दिस इज रियलिटी। फिर वही बात है कि वो मौला अली का फरमान है कि जिसको तुम एहसान करते हो उसके शर से बचो, ठीक है? तो ये चीज़ भी ये भी है, अप्लाई होती है, ये भी है। चलते हैं, भी ऑनर चलते हैं। चलो अच्छा, हम कहाँ पे थे? आप वो बता रहे थे इसके दूसरे क्या फायदे हैं? इकोनॉमिक जो इकोनॉमी को मैं बल्कि वो डिस्कस कर रहा था फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस जी, यस, मलेशिया में, वो उसका भी मैंने एक सोल्यूशन यहाँ पे दिया, वो फिर भी डिस्कस कर। Right guys, once again welcome, बहुत शुक्रिया आप लोग ट्यून करके बैठे हुए हैं बज़ एफएम को लाइव फ्रॉम लाहौर स्टूडियोज। प्रोग्राम का नाम है द मीम शो। मैं हूं मुज़म्मिल और मेरे साथ मौजूद हैं मियां इमरान साहब। बहुत शुक्रिया इमरान भाई, एक दफ़ा फिर आपका बहुत शुक्रिया। हमारा कहना चाहेंगे कि आप इतने मसरूफ़ हैं, और मैं जब आपसे आज तकरीबन 8 बजे के करीब जो है आप एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे, उसके अलावा आपने भी कुछ काम वगैरह आपके, एंड देन अपार्ट फ्रॉम वो क्या कहते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक फील्ड ही ऐसी है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि बंदा जो है ना वो अपनी पूरी जवानी दे देता है, ठीक है, तो फिर जाकर उससे ये डिग्री मिलती है। तो वो भी आपको जो है ऑफ कोर्स आपके ऊपर वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, देन और भी बहुत सारी होंगी, लेकिन इन सब मसरूफियात के बावजूद आपने जो है हमें अपनी टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया। बल्कि मैं समझता हूँ कि ये मेरी भी बहुत प्रिविलेज है कि आपने एक अच्छा टॉपिक चूज़ किया, एक पॉजिटिव टॉपिक चूज़ किया, और उसके लिए आपने मुझे जहमत दी, और मैं बड़ा खुशी महसूस करता हूँ आप बता रहे थे कि किस तरह से जो है इसके और क्या फ़ायदे होंगे, और उसके अलावा जो आप चीज़ डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस। अच्छा बेसिकली मलेशिया में क्योंकि जब शुरू में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि जो शख्स जिसके अकाउंट में पैसे बराबर हो जाएंगे हज पैसे के, उसको हज में भेज दिया जाएगा। उसके बाद ये फ़ंड इतना कामयाब हुआ कि उन्होंने पॉलिसी थोड़ी सी चेंज की। उन्होंने कहा कि जी हम अब ऐसा करते हैं कि फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस के ऊपर हम लोगों को हज करवाएंगे, यानी कि जो पहले एप्लीकेशन देगा, जो पहले अकाउंट ओपन करवाएगा, उसको पहले हज पर भेज दिया जाएगा। अच्छा, उसमें प्रॉब्लम ये आने लगी कि जो सवाल क्रिएट हुआ कि जनाब अगर कोई शख्स पहले आ जाता है और उसके अकाउंट में मतलूबा रकम जमा नहीं होती तो फिर वो हज के लिए कैसे एलिजिबल हो जाएगा? ये बात है, पैसे चाहिए ना उसके लिए। तो गवर्नमेंट ने उसका एक सोल्यूशन निकाला। गवर्नमेंट ने कहा कि अच्छा ऐसा है कि जिन लोगों की बारी आ गई है और वो अभी तक मतलूबा रकम जो है उसको हासिल नहीं कर पाए हैं, तो गवर्नमेंट अपनी पॉकेट से एक लोन जनरेट करेगी, ठीक है, और उस लोन को उन लोगों के अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करेगी, और जैसे ही उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी मतलूबा रकम जैसे पूरी हो जाएगी उनको हज के लिए भेज दिया जाएगा, और जो उनके फ्यूचर प्रॉफिट्स आएंगे उन प्रॉफिट से जो गवर्नमेंट के लोन की अमाउंट है उसको पे ऑफ किया जाएगा।
ان کے اکاؤنٹس کو سیٹل کیا جائے گا. صحیح ہے. تو یہ تجویز وہاں پہ بڑی اچھی بڑی اس کو سراہا گیا کہ گورنمنٹ ظاہر پتہ خود بھی انیشیٹو لینا چاہتی ہے. تو وہاں پہ لوگوں کا جب آپ کو پتہ ہے کہ فنڈ کامیاب ہو جائے, اکانومی تھوڑی اسٹرانگ ہو جائے, تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے دیکھیے پہلے اپلائی کیا تھا, ابھی تک ہماری باری نہیں آئی ہے. وہاں بھی ابھی فی الحال 2 سال کا ٹائم پیریڈ ہے کہ آپ اگر حج کرنا چاہتے ہیں تو 2 سال پہلے آپ اس میں پیسے جمع کروائیں, کیونکہ بیسیکلی اس وقت ملیشیا میں جو پالیسی چل رہی ہے. اچھا پاکستان جب میں نے دیکھا نا تو میں نے سوچا کہ یار پاکستانی گورنمنٹ کو اگر کہا نا کہ جناب آپ اپنی جیب سے پیسے دیں لوگوں کو, مسئلہ پھر کلیئر ہوگا. اچھا میں نے اس کا پھر ایک سلوشن ان کو بنا کے دیا. میں نے کہا دیکھیں جی بات ہے کہ اس جو فنڈ ہے نا, اس فنڈ میں آپ کو پتہ ہے کہ کروڑوں لوگوں نے انویسٹ کرنا ہے, اور جیسے ہی وہ لوگ انویسٹ کریں گے تو وہ مطلب بلینس میں ٹریلینس آف روپیز ہوں گے, اور جب ٹریلینس آف روپیز ہوں گے تو آپ 3 سال تو اس کو ایسے چلائیں جیسے کہ اکاؤنٹ میں پیسے پورے ہو جائیں, لوگوں کو حج کے لیے بھیج دیں. جب آپ کا فنڈ کا سائز بڑا ہو جائے گا تو 4تھے سال میں آپ اس میں یوں کریں کہ فرسٹ کم فرسٹ بیسس پہ کر دیں. تو اگر آپ کو اس وقت یہ پرابلم آئے کہ جناب ان کے اکاؤنٹ میں مطلوبہ رقم جمع نہیں ہوئی, تو آپ ایک لون کی اماؤنٹ اسی حج فنڈ کے اندر سے جنریٹ کریں. صحیح ہے. مثال کے طور پر جن لوگوں نے پیسے جمع کروائے ہوئے ہیں ان کی کانسینٹ کے ساتھ ایک لون کی اماؤنٹ جنریٹ کی جائے, لوگوں کے پیسوں سے, گورنمنٹ کا کوئی پیسہ نہیں ہے, لوگوں کے پیسے سے لون کی اماؤنٹ جنریٹ کی جائے. اس لون کی اماؤنٹ کو لوگوں کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا جائے جو جن کی حج کی باری آ گئی ہے, اور فیوچر جو پروفٹس ہیں اس کے ساتھ ان کے اکاؤنٹ کو سیٹل کیا جائے. ٹھیک ہے. میں نے کہا یہ بیسیکلی آپ کی جو گورنمنٹ کے اوپر بوجھ کوئی نہیں پڑے گا اس سے. میں نے کہا صرف آپ نے کہنا ہے, میں نے صرف ان کو کہنے کا سجیشن دیا کہ آپ ایک دفعہ کہہ دیں کہ اس کو کریں, باقی یہ کام خود بخود ہو جائے گا. مثال کے طور پر ایسے سمجھ لیں کہ ٹیبل کے اوپر گلاس, چائے, بسکٹ, ان کو سب کچھ پڑا ہوا ہے, لیکن آپ نے ان کو ری پوزیشن کرنا ہے, ان کی مناسب جگہ پہ رکھنا ہے. جیسے آپ ان کو مناسب جگہ پہ رکھیں گے وہ تمام کی انرجی مل کر ایک پازیٹیو انرجی جنریٹ ہوگی جو کہ ایک اینڈ پر جا کر ایک رزلٹ دے گی. تو یہ بیسیکلی میں نے وہاں پہ سجیسٹ کیا جو کہ بہت پسند کیا گیا, اس کو بہت سراہا گیا, اور بلکہ مجھ سے تو بہت سے جو ایسے اہل علم لوگ ہیں وہ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں تو مجھے کہتے ہیں, مجھ سے سوالات میرے سامنے رکھتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, اور پھر میں ان سوالات کے سلوشن ان کے سامنے رکھتا ہوں. اور جب سلوشن کے سامنے رکھتا ہوں تو میرے یہ کویشچن میرے ذہن میں بھی نہیں آئے ہوتے. یہ جو اچھی بات اس میں کہ مجھے بھی نہیں پتا تھا یار یہ پرابلم بھی آ سکتی ہے, کہ جب میرے سامنے وہ پرابلمس آئی تو میں نے تو سلوشن کیا, پھر وہ بھی میں نے ساتھ سجیسٹ کیے. ان 1.5 سالوں میں میں نے بیسیکلی ان کو جو سلوشن سجیسٹ کیے ہیں وہ لوگوں کی جو لے مین کی پرابلم ہے, جو وہ سوچتا ہے کہ مجھے کیا پرابلم آئے گی, اس پرابلم کو میں نے پہلے لوگوں سے پوچھا ہے, اہل علم لوگوں سے ڈسکس کیا, اس کے بعد میں نے اس کو سجیسٹ کیا گورنمنٹ کو کہ یار اس کی یہ سلوشن ہے. اور دیکھیں آپ بیسیکلی ذہن میں رکھیں, لوگ اکثر اس میں پوچھتے ہیں کہ اس کی سکسیس ریٹ کیا ہو. میرا جو میں نے اس میں اکثر انٹرویوز میں مجھے انہوں نے یہ پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ اس پروجیکٹ کی سکسیس ریٹ کیا ہو گیا. میں نے کہا جی اگر پاکستانی عوام کو یہ یقین ہو جائے کہ میرا پیسہ حلال پروجیکٹس میں صحیح جگہ جا کر انویسٹ ہو رہا ہے, میں نے کہا آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کا رسپانس کیا ہوگا. اینڈ دین دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی جیسا میں یہاں پہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا, یہ جو نیا پاکستان گھر کے حوالے سے جو تقریباً 1.5 سال پہلے جو سال پہلے تقریباً انہیں دنوں میں جب اناؤنس کیا گیا تھا, ٹھیک ہے, تو عوام کو کہا گیا کہ اس کو لیے رجسٹر ہونا ہے, ٹھیک ہے, تو عوام نے جا کے رجسٹریشن کرانی, ابھی اس پہ کام چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے. اپارٹ فرام دیٹ اس طرح کی چیزوں میں عوام بھی گورنمنٹ پہ ٹرسٹ کرتی ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں کرتی. اصل میں مزمل بات ہے کہ عوام کے پاس میں دوسرا راستہ کوئی نہیں ہے. گورنمنٹ بہت بڑی چیز ہوتی ہے, آپ گورنمنٹ کے ساتھ ہیں یا گورنمنٹ کے مخالف ہیں, گورنمنٹ کا جو ایکشن ہوتا ہے نا وہ عام آدمی کو بہت زیادہ امپیکٹ کرتا ہے. میں چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آپ صرف کووڈ کی مثال لے لیں. جب پرائم منسٹر عمران خان نے ماسک پہننا شروع کیا تو پورے پاکستان میں سے میجورٹی لوگوں نے ماسک پہننا شروع کیا, چاہے وہ گورنمنٹ کے سپورٹر تھے چاہے نہیں. تو اکثر لوگ تو اس لیے ماسک نہیں پہنتے تھے کہ یار اچھا یہ عمران خان وہ تو ماسک پہنتا نہیں ہے تو ہم کیوں پہنے, ٹھیک ہے. یہ فیکٹ ہے, ہم اس بات کو بڑا چھوٹا سمجھتے ہیں. یہ دس از گورنمنٹ, دس از فیس آف گورنمنٹ, اور یہ اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ عام آدمی کی سوچ ڈیولپ ہوتی ہے. اور جب وہ گورنمنٹ کہتی ہے, جب سرکار کہتی ہے کہ اس کو کریں, سر اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے 300 ارب جو ڈالرز ہیں اس کی اکانومی کڑی ہے, وہ سیکورٹی دے رہی ہے آپ کو. اینڈ دا پوائنٹ از کہ یہ چیز سوری آپ کی بات کو کاٹنا پڑا مجھے, میں اسی کو اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس کی ایک سمپل سی ایگزامپل, یہ ماسک پہننا اور نہ پہننا کی ایگزامپل جو ہے USA ہے.
डोनाल्ड ट्रम्प ने जो है वो इसको लाइटली लिया और उन्होंने नहीं पहना मास्क, वो खुद भी एक तो सामने और आपके पब्लिक ने भी सीरियस नहीं लिया। पब्लिक ने भी सीरियस नहीं लिया कि खुद तो पहन नहीं रहा यार। तो और फिर देन अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम रिलीजियसली इस चीज़ को देखें तो हमें इस्लाम में जो है वो ये चीज़ सिखाई जाती है कि जो भी बात कहो वो अपने किरदार से कहो। किरदार से तो वो देखिए ना, प्रॉब्लम यही जब खान साहब ने शुरू में कहा जी कि हालांकि हमारे टॉपिक ऐसा नहीं कि लोगों को समझाने के लिए जी कि आपका जो ये प्रोजेक्ट है ये जब गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व होती है तो ये कैसे कामयाब होता है। लेकिन खान साहब ने जब कहा कि आप लोग मास्क पहने, जी तो पहला रिएक्शन ये था कि जनाब आप तो कैबिनेट मीटिंग में नहीं पहनते, सही आप तो जलसों में नहीं पहनते, आपके मिनिस्टर नहीं पहनते। मैंने खुद मिनिस्टर यास्मीन राशि साहिबा से कहा, मैंने कहा जनाब आप हमें कहती हैं मास्क पहने, आपका प्राइम मिनिस्टर नहीं मास्क पहनता, तो आप बताइए कि आम आदमी कैसे पहनेगा। एक दफ़ा का, दो दफ़ा का मिनिस्ट्री में बहुत ज़्यादा लोगों का चले किसी न किसी जरिए से खान साहब के दिमाग में ये बात पहुंच गई कि मुझे मास्क पहनना है। अब चाहे वो सिर्फ तस्वीर उठवाने के लिए मास्क पहनते हैं, लेकिन वो पहनते हैं, आज भी पहनते हैं। सही। और उसकी जो तस्वीर जब मीडिया में आती है ना, तो लोग कहते हैं अच्छा प्राइम मिनिस्टर ने पहना हुआ, इसका मतलब है झूठ नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ तो ज़्यादातर लोग तो उसको झूठ मानते थे ना, अभी भी झूठ मानते हैं, अभी भी लोग कहते हैं झूठ है, ये फ्रॉड है। लेकिन वो जब प्राइम मिनिस्टर ने पहना ना, तो उन्होंने कहा अच्छा यार ये लगता फ्रॉड नहीं है, प्राइम मिनिस्टर खुद पहन रहा है, सारी बात है, इसका मतलब झूठ की बात है। दिस इज द फैक्टर। अब जब हम फैक्टर को बेसिकली रिलेट करते हैं ना हज फंड प्रोग्राम के साथ, उसमें जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, जब गवर्नमेंट अपने एक्शन के साथ लोगों को ये बताती है कि जनाब जो आप पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं ये हलाल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट होगा, ये वहाँ ये आप उनकी लिस्ट प्रोवाइड करें कि कौन से हलाल प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर ये इन्वेस्ट होगा, उसके ट्रांसपेरेंसी के लेवल मेंटेन करेंगे, मीडिया पर इसका ऐड चलेगा, लोगों की अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी, तो आम आदमी चाहते ना चाहते इसमें पैसा जमा करवाएगा। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस्लामिक बैंक्स हैं वो कमर्शियल बैंक से ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। सही। वो कैसे तरक्की कर रहे हैं? वो इसी मुल्क के लोगों के पैसों से तरक्की कर रहे हैं। सही। हम लोग उनके जो फंड्स हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं जो कि बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ रुपीस है। ये आम आदमी उसमें इन्वेस्ट करता है। इसका मतलब ये है कि आम आदमी ज़हनी तौर पर तैयार है कि अगर इस तरह का कोई प्रोजेक्ट आता है तो हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे। और आपको पता है कि मलेशिया में जब अकाउंट को क्लोज किया जाता है तो अक्सर लोगों के अकाउंट में हज के एक्सपेंसेस से ज़्यादा पैसे आ चुके होते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि हज के एक्सपेंसेस के पैसे काट के बाकी उनको बोनस दे देती है, उनको डिविडेंड पे कर देती है कि पैसे आपके ये दे जाए। सही। ये देखिए ये सक्सेस रेट है। इसमें दो वजह देखिए, एक तो इसमें आम आदमी इन्वॉल्व होता है जिसकी वजह से आपको पता है कि फंड बड़ा हो जाता है। बिल्कुल सही। दूसरा ये देखिए ये काम है कुदरत का, अल्लाह का काम, और इसमें बरकत पड़ जाती है। बिल्कुल सही। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें बिल्कुल कोई शक शक नहीं, नहीं। कोई बरकत शक वाला एलिमेंट है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। ये अल्लाह का निज़ाम है और जब आप अल्लाह के लिए काम करते हैं तो अल्लाह ताला खुद ब खुद बरकत डाल देता है। जिस मुल्क ने इसको शुरू किया वो नाकाम नहीं हुआ। आप देखिए मलेशिया ने शुरू किया, उन्होंने देखा जनाब इतना पैसा इकट्ठा हो गया, उसके बाद उन्होंने देखा कि मालदीव ने देखा कि जनाब हमें भी शुरू करना चाहिए। सही। मालदीव ने शुरू किया, वहाँ भी सक्सेस रेट 100% है। उसके बाद आपके इंडोनेशिया ने शुरू किया, वहाँ पे भी सक्सेस रेट 100% है। सही है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे पास सब कुछ मौजूद होते हुए भी हमने इस तरफ ध्यान ही नहीं किया। हमने कहा जेब से सब्सिडी देते, जो माजी में अगर सब्सिडी भी दी तो गलत किया मैं समझता हूँ। आप आम आदमी भी टैक्स के पैसे को क्यों किसी को सब्सिडाइज कर सकते हैं उसकी इजाज़त के बगैर? मेरा पैसा है, आप हज करना चाहते हैं जनाब, आप मेरे पैसे से सब्सिडी लेके जाने वजह ऐसा, क्योंकि दिस इज रॉन्ग। मैं समझता हूँ ये भी गलत करते हैं माजी में। हमें ट्रू एंड फेयर जो अच्छा, है वो डिस्कस करना वो चाहिए। सब्सिडी भी जो है वो मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी उसका बड़ा डिफरेंट होता था, इस वजह से भी बड़ा दिखता था कि वो जो सब्सिडी दी जाती थी उसमें भी कोई ना कोई रेफरेंस या कोई लिंक अगर आपको होता था देन ही आपको जो है वो सब्सिडी मिलती थी, अदरवाइज आम आदमी को तो वो सब्सिडी मिलती नहीं थी। तो इस वजह से भी एक जो है ये तो आपको पता है हमारे पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अंदर इस तरह के जो मामला हैं और हमेशा से लोग शिकायत करते रहते हैं और ये जनरल प्रॉब्लम्स है। अल्लाह करे ये ठीक हो जाए। लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि जो हमारी पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको भी डिस्कस किया जाना चाहिए, उनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। कि देखिए जब तक हम अपने माशरे का मस्बत पहलू सामने नहीं लाएंगे तब तक आप इस चीज़ को भूल जाएं कि हम यहाँ पर कोई मस्बत तब्दीली ला सकते हैं। देखिए मैं समझता हूँ कि इसमें आपको हसन निसार साहब ने मैं उनका जिक्र यहाँ पर करना जरूरी इसलिए समझूंगा कि उन्होंने भी इस पर अपना हिस्सा डाला है। हिस्सा उन्होंने इस तरह से डाला है कि उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि आपका ये प्रोजेक्ट है ये बहुत अच्छा है और मैं बहुत खुश हूँ। और उन्होंने इसको बाकायदा एक कॉलम लिखा, बाकायदा एक कॉलम लिखा और वो कॉलम मुझे पढ़कर इतनी खुशी हुई
کیونکہ انہوں نے جس الفاظ سے اس پروجیکٹ کو ڈسکس کیا اور پرائم منسٹر کو جیسے انہوں نے سجیسٹ کیا کہ آپ اس پروجیکٹ کو دیکھیں یہ آپ کی ریاست مدینہ کی پہلی اینٹ ہے. نیٹ ایگزیکٹلی. جس ریاست مدینہ کا خواب خان صاحب آپ دیکھ رہے ہیں, جس کا خواب آپ نے 22 کروڑ عوام کو دکھایا ہے, یہ اس کی اینٹ ہے پہلی. اگر آپ نے یہ کر دیا تو آپ یہ سمجھیے گا کہ آپ نے ریاست مدینہ کو ٹریک پر چڑھا دیا ہے. ہمارے پاس ایک چھوٹا سا کمرشل بریک ایک دفعہ پھر آ گیا ہے. معذرت چاہوں گا آپ کو, بار بار ہمیں جو ہے وہ پروگرام کی کنٹینیوٹی کو روکنا پڑتا ہے, لیکن کھائیں گے نہیں تو بڑے کیسے ہوئے. ہمارے ساتھ موجود ہیں میر عمران صاحب, اور بلاگر ہیں پاکستان کے واحد اور پہلے بلاگر جنہوں نے کوئی آئیڈیا جب گورنمنٹ کو سجیسٹ کیا تو اس کی قانون سازی اس وقت جو ہے عمل میں لائی جا رہی ہے, اس پر کام چل رہا ہے. اور وہ ہے کس طرح سے عام آدمی تک یا متوسط طبقے تک یا غریب طبقے تک جو ہے وہ حج کا جو فریضہ ہے اس کو ادا کرنے کا وسیلہ بنا جائے, کس طرح اس کے لیے آسانی پیدا کی جائے. بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. یہاں پر ایک چھوٹا سا کمرشل بریک ہے, اس کے بعد اور کریں گے. سنتے رہیے.